अब एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स जो हैं दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कितनी ग्लैंड थी? बहुत सारी ग्लैंड थी। शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड हमको देखने को मिलेगी। ऐसे ही केवल सलाइवरी ग्लैंड की बात नहीं करेंगे, बाकी की ग्लैंड्स को भी देखेंगे, क्योंकि ग्लैंड्स आर द ओनली थिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स ओवर देयर। ये किसका प्रोडक्शन करता है? ये एंजाइम्स का प्रोडक्शन यहाँ पे करता है। और उन एंजाइम से होता क्या है? ये जो एंजाइम्स यहाँ पर होंगे, ये एंजाइम डाइजेशन में काफ़ी मदद करेंगे। और जो जाइमोजन है ना, जाइमोजन जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को, जैसे डोमिनो हम लोग खेलते हैं ना, वैसे ही ये यहाँ पर एक दूसरे को ट्रिगर करते जाते हैं। इसमें सभी को एक एक करके बात करते हैं। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है ना, तो लीवर भी यहाँ पर एक ग्लैंड है। लीवर में क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? लीवर को जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे दो आपको लोब देखने को मिल रहा है। पहला ये वाला लोब है आपका लेफ्ट साइड पे, ये राइट लोब है, और ये इस तरफ दिस इज द लेफ्ट लोब। तो दो अलग अलग लोब है, लेकिन कनेक्टिविटी इनमें एक ही होती है ना। इसी में नीचे की तरफ यू विल बी एबल टू सी द गॉल ब्लैडर, जहां पर बाइल जूस स्टोर्ड होता है। बाइल जूस जो है वो यहाँ पर स्टोर्ड होता है ना। उसके बाद में देखें कि कैसे ये काम करता है। तो ये डेवलप हुआ है किससे? एंडोडर्म से। और इसके वेट की अगर आप बात करेंगे तो दिस विल बी अराउंड 1.5 kg, और दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन ये शो कर पाता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मतलब इट विल बी एबल टू सिक्रीट सम काइंड ऑफ एंजाइम, जो कि किसी टिश्यू पे जाके काम करेगी, किसी स्पेसिफिक साइट पे काम करेगी, लेकिन दिस विल बी एबल टू सिक्रीट देयर एंजाइम्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड आल्सो। ह्यूमन के बॉडी में अगर आप बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये राइट एब्डोमेन साइड पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पर आपका डायफ्राम है। इसीलिए आपका जो लेफ्ट वाला आपका जो राइट वाला जो लंग है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन, क्योंकि उसके नीचे कौन होता है? उसके नीचे यहाँ पर लीवर देखने को मिलेगा, है ना। फिर लीवर जो है, मैंने अभी बताया कि लीवर जो है आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये शो कर पाता है। क्या क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो आगे यहाँ पर समझते जाते हैं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लीवर में देयर विल बी 2 लोब्स, है ना। 2 लोब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड ना, तो बहुत है तो एक ग्लैंड ना, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये यहाँ पर शो करता जाएगा। कैसे? देखिए 2 लोब, पहले तो ये समझें कि लेफ्ट और राइट लोब यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? ये दोनों एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर फेल्सीफॉर्म लिगामेंट हमको देखने को मिलेगा। ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कि इन दोनों लोब को एक दूसरे से अलग करता है। अब जब अलग कर दिया है तो ज़रूरत क्या है कि इन दोनों को फिर से एक किया जाए। सो देयर विल बी अ कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ द लोब ओवर देयर। तो देखिए यहाँ से इसको लीवर को हमने हिपर भी बोल सकते हैं, आप हिपैटिक भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो जो डक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी इस लीवर से बाहर आती हुई, दैट विल बी नोन एज हिपैटिक डक्ट। तो देखिए ये लेफ्ट वाले लोब से ये यहाँ पर एक डक्ट आई है, और ये राइट वाले से ये दूसरी डक्ट आई है। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हुआ? राइट हिपैटिक डक्ट। और लेफ्ट वाले को हमने क्या बोला? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये 2 डक्ट हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद में देखिए ये दोनों डक्ट जो है आगे जाकर यहाँ पर एक ही डक्ट का रूप ले लेती है, एक ही डक्ट में डेवलप हो जाती है ना। तो अब उसके कारण हमने जब ये देखा कि भैया ये दोनों एक ही हो रही है, तो इट विल बी नोन एज
कॉमन हिपैटिक डक्ट. व्हाट इट विल बी नोन एज? इट विल बी नोन एज कॉमन हिपैटिक डक्ट, है ना बच्चों. तो कॉमन हिपैटिक हो गई क्योंकि दोनों एक ही में आकर यहाँ पर मिल गई है ना. ये तो हुआ. फिर उसके बाद में देखिए आगे ये पाइप और बड़ा, ये डक्ट जो है वो आगे और यहाँ पे बड़ी है. नाउ दिस विल बी नोन एज, आगे जाके ये यहाँ पर जो यहाँ पे कनेक्शन है ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इतना, तो दिस विल बी नोन एज एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट. एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट हमने इसको बोला. अब ये यहाँ पर देखिए ये गॉल ब्लैडर वाला पार्ट है. गॉल ब्लैडर में हमको पता है कि बाइल जूस जो है वो यहाँ पर स्टोर्ड है ना. कहाँ पर स्टोर्ड है? आपके गॉल ब्लैडर में. तो वो उसको क्या करेगा? वो उसको सिक्रीट करेगा. लेकिन क्या लगातार सिक्रीट करेगा? बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पर एक स्फिंक्टर हमको देखने को मिलेगा. एक स्फिंक्टर जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा और दूसरा स्फिंक्टर हमको अभी आगे देखने को मिलेगा. तो देखिए एक स्फिंक्टर जो यहाँ पर है जो कि गॉल ब्लैडर से इस बाइल का सिक्रीशन करेगा. तो ये अब गॉल ब्लैडर वाला पाइप और ये कॉमन डक्ट वाला पाइप, नाउ बोथ आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर. ये देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक हो गए. अब ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाया, ये वाला पाइप. अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो कहाँ जा रहा है? वो मिलने जा रहा है आपके इंटेस्टाइन वाले पार्ट से. लेकिन जब वो इंटेस्टाइन में मिलेगा ना, तो उससे पहले यहाँ से एक दूसरा पाइप आ रहा है जो कि आ रहा है आपके पेनक्रिया से. और ये पेनक्रिया से लाए हुए जितने भी एंजाइम्स यहाँ पर होंगे वो आपके इस वाले बाइल के साथ में मिक्स करके एंड दे आर गोइंग टू ओपन इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर देयर, जो कि आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना. यहाँ पर ये ओपन हो जाता है. तो यहाँ पर आपका दूसरा स्फिंक्टर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा. ये दो स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना. तो ये भी दोनों अपने काम में यहाँ पर लगातार दे विल बी बिजी, है ना. तो ये आपने क्या देखा कि जब ये दोनों पाइप, एक तो कॉमन बाइल डक्ट और दूसरा पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस विल बी नोन एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. क्या कहलाएगा ये? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्यों कहलाया है? क्योंकि ये वाली डक्ट और पैनक्रिया से आने वाली डक्ट, दोनों डक्ट यहाँ पे आपस में मिक्स हो गई है, इसीलिए ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे कहलाया. और अपना सारा सिक्रीशन जो है, अपना सारा मटेरियल जो था वो इन्होंने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया है ना. तो ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम रहेगा. तो देखिए हमने क्या क्या देखा कि राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो है वो यहाँ पे आपके लीवर के दो अलग अलग पार्ट, राइट वाला और लेफ्ट वाले पार्ट से यहाँ पर आया. दोनों डक्ट जो है आपस में कंबाइन हो जाती है और जो कंबाइन हुई डक्ट जो है दैट विल बी नोन एज कॉमन हिपैटिक डक्ट. वो कॉमन हिपैटिक डक्ट वहाँ पे कहलाई. उसके बाद में हमने क्या देखा कि गॉल ब्लैडर जो था, जो कि आपके उस लीवर के लोअर साइड पे था, है ना, राइट लोब के लोअर साइड पे वो हमको देखने को मिला था. उसने विद द हेल्प ऑफ सिस्टिक डक्ट, उससे जो डक्ट आई है दैट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट. तो सिस्टिक डक्ट की मदद से उसने अपना सिक्रीशन जो था वो उस कॉमन डक्ट में इजैक्यूलेट वहाँ पे कर दिया. सिस्टिक डक्ट जो है उसने अपना सारा वो कनेक्ट हो गई है कॉमन हिपैटिक डक्ट से. और यहाँ पे दोनों के मिल जाने के कारण यहाँ पर आपको जो डक्ट देखने को मिली है दैट इज नोन एज डक्ट कॉलीडोकस. हमने उसको देखा. उसके बाद में अगर आप लीवर को देखें, है ना, ये फिर उसके बाद में हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट हमने देखी, जो कि सारा यहाँ पर जो एंजाइम्स थे, जितना भी बाइल था, वो अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाकर मिक्स हो जाता है. तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है? अगर इस लीवर को कहीं से भी कट किया जाए और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए, सो यू विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर. और ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये लीवर के लोब्यूल्स हैं, है ना. दीज आर नोन एज
लीवर लोब्यूल्स। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? अब देखिए लीवर के अंदर आपको 4 तरह से कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये 4 तरह से कनेक्टिविटी क्यों देखने को मिली? क्योंकि ये आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। तो देखिए दो वेसल्स यहाँ पर, एक पहली तो हेपेटिक पोर्टल वेन और दूसरी हेपेटिक आर्टरी, ये दोनों हमको यहाँ पर देखने को मिली, है ना। फिर ये जहाँ पर आगे हो जाएगी तो ये दीज विल बी नोन एज सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन हमको यहाँ पर देखने को मिली, ये सेंटर वाले पार्ट में। फिर यहाँ पे बाइल कैनालिकुली हमको देखने को मिली और यहाँ पे बाइल डक्ट भी है। तो इन सभी के मिलने के कारण दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ओवर देयर। फिर हमको वेनस सेनुसस भी हमको यहाँ पर देखने को मिले। ये जो आपको पर्पल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर क्यों है कि जब ब्लड यहाँ से होकर के गुजरता है तो दिस विल बी एबल टू, क्योंकि देखिए जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड आपने जो भी खाया है वो यहाँ से भी होकर गुजरता है और आपकी बॉडी का सारा ब्लड जो है वो भी यहाँ से होकर गुजरता है। इसीलिए लीवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना यहाँ पर निभाएगा। कैसे वो निभाएगा, इसका फंक्शन देखें तो आपको वो समझ में आएगा कि कैसे ये अपना रोल निभा रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल फंक्शन जो है वो ये आपका लीवर यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे बायोकेमिकल फंक्शन कैसे हुए? तो सबसे पहला तो इसने सिक्रीशन और सिंथेसिस किया है बाइल का। बाइल मतलब उस फूड का वहाँ पे पीएच चेंज करने के लिए। वैसे ही दूसरा फंक्शन इसने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में किया है, जो हम बोल सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है। किसका? आपके कार्बोहाइड्रेट का। किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस देखने को मिली। ग्लाइकोजेनेसिस, अब आपको जेनेसिस से याद रखना होगा कि जब भी कुछ चीज़ों का सिंथेसिस या प्रोडक्शन वहाँ पे होगा तो ये शब्द जेनेसिस हमको देखने को मिलेगा। और ग्लाइको है मतलब यहाँ पे कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड काम हो रहा है। क्या यहाँ पे हो रहा है? तो ये लीवर जो है ये कन्वर्जन करता है और स्टोरेज करता है। किसका स्टोरेज करेगा, किसका कन्वर्जन करेगा? जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज आपकी बॉडी में आया है। देखिए आपने जो भी खाया वो आपकी बॉडी में होता हुआ यहाँ पे आपके लीवर के पास में पहुँचा है। तो लीवर ने क्या किया, उसमें से जो ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन में बदल दिया। जो ग्लूकोज था ज़्यादा मात्रा में था तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे और बहुत सारा वहाँ पर ग्लूकोज जो है वो हमको मिल जाएगा। सॉरी। फिर उसके बाद में ग्लाइको नियोजेनेसिस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि ग्लाइकोजन को फिर से इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। और ऐसा कब किया जाएगा? जब आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल कम होता जाएगा। तो जब शुगर लेवल कम होगा तब फिर से इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर लिया जाएगा। किस फॉर्म में? इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में। उसके बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस भी देखने को मिला, है ना। ग्लाइकोजेनेसिस अभी देखा। तो ये क्या हुआ कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो लीवर जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को भी ग्लूकोज में बदल देगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, तो यहाँ पर हम सिंथेसिस देखते हैं किसका, कि ग्लाइकोजन की मदद से या ग्लाइकोजन को वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, है ना। लैक्टिक एसिड को भी लैक्टिक एसिड में किसको कन्वर्ट कर दिया उसने? ग्लाइकोजन को। अब देखिए फैट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपके लीवर में, लेकिन दिस विल नॉट बी गुड फॉर द अगर ये एक्सेस में जब स्टोर हो जाता है तो ये यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है। फिर जो भी यूरिया वहाँ पे आया है, यूरिया का फॉर्मेशन करने वाला, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जो है उनकी डेड बॉडीज़ भी यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर डीअमिनेशन किया जाएगा। यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन यहाँ पे होगा और सिंथेसिस होगा प्लाज्मा प्रोटीन का लीवर में आपके।
है ना, ये हेपेरिन का प्रोडक्शन करने वाला भी है, सिंथेसिस करने वाला भी है, और यही हेपेरिन जो है ये आपके ब्लड को वहाँ पर क्लॉट होने से बचाएगा। फिर विटामिन ए का सिंथेसिस करने वाला आपका लीवर है ना। लीवर जो है विटामिन ए, डी, ई, के और B12 को भी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। फिर उसके बाद में, क्योंकि क्या है, ये फैट सॉल्यूबल आपके विटामिन्स है, फिर आपके मिनरल्स को भी स्टोर करने के लिए दिस विल बी इम्पॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, जब भी हम कुछ भी टॉक्सिक केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस वहाँ पे खा लेते हैं, तब उसको वहाँ पर एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोपोइसिस है ना, हीमोपोइसिस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे करता है ना, कौन से आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे करता है, इसलिए हीमोपोइसिस प्रोसेस यहाँ पर हमको होती हुई दिखाई देती है। तो लीवर, देखिए लीवर के हमने यहाँ पे फंक्शंस देखे, क्या क्या काम उसने किए हैं। आपके हेल्दी लीवर ने विटामिन का एब्जॉर्प्शन किया, हार्मोन्स का प्रोडक्शन किया, रेड सेल का डिकम्पोजिशन किया, कोलेस्ट्रॉल इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया, प्रोटीन को सिंथेसाइज किया, आयरन को स्टोर किया, बाइल जो उसके बाइल को वहाँ पर उसने प्रोड्यूस किया है, और फिर आपके फूड के साथ में उसने मिक्स किया है। टॉक्सिन्स अगर थे तो डिटॉक्सिफाई उसको किया था, और जो ग्लूकोज वहाँ पर आया था उसको कन्वर्ट करके फ्यूचर के लिए अपने पास स्टोर करके रख लिया। अब जब बाइल की बात हुई है तो बाइल जूस को यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। हिपेटोसाइट सेल्स जो है आपके लीवर के अंदर बाइल जूस का प्रोडक्शन करते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है, प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो हिपेटोसाइट सेल से ही बाइल जूस का सिक्रीशन या प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, और इसको फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है। फिर कि ये किसी तरह का कोई ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है ना, ये कोई ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये केवल यहाँ पे क्या करता है कि जो भी एसिडिक फूड होगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्कलाइन में। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कलाइन फूड में वो वहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, ताकि उसका वहाँ पे काम हो सके। अगर बाइल जूस की बात करें कि भैया ये बना कैसा है, तो इसके कंपोजिशन को जब आप देखोगे तो इसमें कई सारे ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट देखने को मिलेंगे, और आप बोल सकते हैं कि इसमें करीबन 98% तक पानी होगा, साथ में होगा बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन है ना, लेसिथिन। तो ये लेसिथिन वहाँ पर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये सब मिलकर अभी हाल आगे परफॉर्म करने वाले हैं। कैसे? ये सब के सब आपस में मिलेंगे और मिसेल फॉर्मेशन वहाँ पे करेंगे। जैसे जब आप पानी के अंदर किसी डिटर्जेंट को डालते हैं और हाथ से ऐसे हिलाते हैं तो वहाँ पे झाग का प्रोडक्शन होता है, वैसा ही कुछ झाग यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में आपको सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो पीएच ये मेंटेन करवाता है वो 7.4 से लेकर 7.6 तक का ये ये पीएच जो है वो यहाँ पर मेंटेन कर देता है। क्यों करने की ज़रूरत है, इसका बाइल का प्रोडक्शन होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए पैनक्रियाटिक एंजाइम जो वहाँ पर होंगे, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम तभी काम कर पाएंगे जब ये बाइल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा और ये वहाँ पर पीएच को चेंज भी कर देगा। डेली करीबन 500 मिलीलीटर बाइल का प्रोडक्शन आपके लीवर से किया जाता है। यहाँ पे दो तरह के सॉल्ट हमको देखने को मिलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या क्या बाइल जूस का यहाँ पर फंक्शन है? तो इसने सबसे पहले HCl को न्यूट्रलाइज किया, इमल्सिफिकेशन यहाँ पे किया। इमल्सिफिकेशन किसका? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन यहाँ पे किया है उसने, है ना। और क्या एक्सक्रीशन में भी मदद करी। किसके एक्सक्रीशन में? तो इसने बाइल पिगमेंट के प्रोड्यूस होने के कारण ही आपका जो स्टूल होता है, आपका जो वेस्ट होता है वो येलो रंग का दिखाई देता है ना। वेस्ट जो है
वो येलो कलर का क्यों दिखाई देता है, इसी बाइल के प्रोडक्शन के कारण। और बिलीवर्डिन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, बिलीरुबिन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, या फिर बोले कि वो एक्सक्रीट आउट यहाँ पे होगा जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अगर शरीर में ये इसका जो अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा देन इट विल बी हार्मफुल फॉर द बॉडी। और उसके कारण जब डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तब फिर से हम यहाँ पे बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन को याद करेंगे। फिर एक्टिवेशन यहाँ पे देखो लाइपेज का इसने कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि देखिए अगर बाइल जूस प्रोड्यूस नहीं होता तो लाइपेज का एक्टिवेशन नहीं हो पाता और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। गॉल स्टोन जो है, कई बार गॉल स्टोन जो है वो यहाँ पे बाइल डक्ट में डेवलप हो जाते हैं और वो वहाँ पे पाइपलाइन को चोक कर देते हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा नैरो वहाँ पे बना देते हैं। ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहाँ पर उस पूरी डक्ट में डिपॉजिट हो जाता है ना, गॉल ब्लैडर के अंदर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोस्टेसिस। फिर पैनक्रिया की बात आती है। पैनक्रिया जो है, पैनक्रिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेंगे और ये जो है ये स्टमक के नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर आप इसकी पूरी बॉडी को देखें तो यहाँ पर हेड पार्ट, बॉडी और टेल पार्ट हमको देखने को मिलता है। इस पैनक्रिया के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल्स जो है हमको देखने को मिलेंगे, ना केवल एक बल्कि आपको अलग अलग तरह के सेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सेल यहाँ पर देखने को मिलेंगे? यहाँ पे अल्फा सेल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बीटा सेल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे गामा सेल्स हमको देखने को मिलेंगे, और एफ सेल्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी क्या ये रोल प्ले करते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि देखिए ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। साथ ही साथ इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑल्सो। ये दो हार्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा जो शुगर लेवल एक बढ़ाने में और दूसरा उसको घटाने में, शुगर लेवल को घटाने में यहाँ पर काम करता है। मतलब ये दोनों ही हार्मोन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन शुगर लेवल इनसाइड द बॉडी, या फिर शुगर लेवल इन ब्लड हम बोल सकते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने वाले आपके पैनक्रिया के ही हार्मोन्स होंगे, है ना, वो यहाँ पर काम करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक कॉमन डक्ट जो है हमने देखी थी, साथ ही साथ दिस पैनक्रिया इज कनेक्टेड विद द ब्लड कैपिलरीज ऑल्सो, ब्लड वेसल्स ऑल्सो, जिससे ये अपना प्रोडक्ट जो है वो सही जगह पर इट विल बी एबल टू ट्रांसफर। फिर देखिए ये बना किससे है? तो ये बना है एंडोडर्म से, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लोब्यूल्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये एक इलांगेटेड ऑर्गन है। फिर इसमें कई तरह के एसिनी का मतलब होता है यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो यहाँ पे चीज़ों के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैसा सिक्रीशन करेंगे? जो यहाँ पे एसिनार सेल्स हैं ये लगातार, या फिर बोले कि हाँ ये पैनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन करेंगे। बाइल जूस अभी इससे पहले देखा, अब पैनक्रियाटिक जूस की यहाँ पर बात आई है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? ये प्रोड्यूस हुआ है आपके एसिनार सेल से, जो कि कहाँ पर है? ये आपके पैनक्रिया के अंदर है। इससे इसका दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आइलेट ऑफ लैंगरेंस, है ना। ये देखिए एसिनी जो है वो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन करेगी और ये यहाँ पर स्फिंक्टर हमको देखने को मिलेगा। दोनों मैंने आपको इसके बारे में बताया था। फिर ये आपकी एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है जो कि सीधे जाकर आपके इस पैनक्रियाटिक जूस को इट विल बी एबल टू सेंड टू योर विच पार्ट? टू योर ड्यूडेनम पार्ट, है ना। ये हमने देखा। कई सारे एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
किसके बीच में है, जो बहुत सारे एसिनी सेल्स हैं, है ना, इनके ग्रुप्स में, तो इनको क्या बोला जाता है, अभी मैंने बताया था आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस हम इसको बोलते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इन दो डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट हार्मोन के पीछे, जिनका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को कम करता है, और ग्लूकागन जो है वो शुगर लेवल को बढ़ाता है, मतलब दोनों ही मिलके दे विल ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ शुगर इनसाइड द बॉडी। अब अगर इनके परसेंटेज की बात करें कि कौन कितना प्रोड्यूस करता है, तो ये जो ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इन दोनों तरह की ग्लैंड का काम करता है ना। इसको आप हेटेरोक्राइन भी बोल सकते हो। तो करीबन 99% सिक्रीशन जो है वो यहाँ पर एसिनार करता है, या फिर एक्सोक्राइन वाला पार्ट करता है। एसिनार जो है वो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, और 1% जो है वो एड्रीनल बोल दिया मैंने, यहाँ पे एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है वो बाकी 1% का काम करता है। तो कैसे ये करते हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स हमको दिखाई देते हैं। किस तरह से सेल दिखाई देते हैं, अगर इसको देखें थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम आउट करें, सो वी विल बी एबल टू सी दिस पार्ट। ये जो उसकी बॉडी वाला पार्ट है, इस बॉडी वाले पार्ट में डक्ट हमको देखने को मिल रही है, और ये डक्ट जो है ये आपके यहाँ पर एक्सोक्राइन सेल्स जो है, मतलब एसिनार सेल्स जो है, ये आपके एसिनार सेल्स हैं। अभी हमने देखा था इसके बारे में। एसिनार सेल्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम एंजाइम्स ओवर देयर, है ना। तो पेनक्रियाटिक जूस का ये काम प्रोडक्शन करते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे जो है एंडोक्राइन जो है वो यहाँ पर हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये भी हार्मोन्स जो है सीधे इस डक्ट से होते हुए दे आर गोइंग टू मिक्स विद द ब्लड। फिर अगर हम इस आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस को देखें तो यहाँ पे हमको 4 सेल मैंने आपको जो बताए। सबसे पहला अल्फा सेल। अल्फा सेल जो है वो यहाँ पे ग्लूकागन का प्रोडक्शन करता है, और ग्लूकागन जो है वो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है आपका ब्लड, क्या बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल जो है वो यहाँ पर कौन बढ़ाता है, अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स किसका पार्ट है, अल्फा सेल आपके पैंक्रिया का पार्ट है। लेकिन ये कैसे काम करता है, तो ये है किस पैंक्रिया में कौन सा पार्ट है, पैंक्रिया में आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस का ये पार्ट है। दूसरे यहाँ पर बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए या अमाइलिन का प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल, है ना, इसको ये यहाँ पर डिक्रीज करेगा। उसके बाद में डी सेल है। डी सेल सोमैटोस्टैटिन का प्रोडक्शन करता है। डी सेल जो है वो यहाँ पर सोमैटोस्टैटिन का प्रोडक्शन करेगा, और ये सोमैटोस्टैटिन इन दोनों के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। मतलब है ना, ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ये क्या करेगा, दिस विल ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ द काइंड ऑफ हार्मोन्स ओवर देयर। ये दोनों तरह के हार्मोन्स के सिक्रीशन को बैलेंस करेगा। बैलेंस बोथ द हार्मोन्स, दोनों हार्मोन्स का बैलेंस ये यहाँ पर बना के रखेगा। किसका काम था, सोमैटोस्टैटिन का। उसके बाद में एफ सेल्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये एफ सेल जो है वो यहाँ पर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन करते हैं, और ये पेप्टाइड प्रोटीन के डाइजेशन के लिए या फिर डिग्रेडेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है। 4 तरह के सेल्स हम लोगों ने इसमें समझे हैं, और ये भी देखा है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन यहाँ पे पैनक्रिया परफॉर्म करता है। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस एंजाइम्स ऑल्सो एंड हार्मोन्स ऑल्सो, ये हमने देखा। उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पैनक्रियाटिक जूस ये हमने देख लिया था। ये देखिए, अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्चुअल में है कैसा, तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रिया के एक्सोक्राइन वाले सेल से प्रोड्यूस होता है।
और ये काम कैसे करते हैं, मतलब जो भी एंजाइम यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे प्रोटीएसेस का प्रोडक्शन इन्होंने किया है। तो प्रोटीएसेस क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में मदद करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर अमाइलेज जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, ये मैं एंजाइम्स बता रहा हूँ जो इस पेनक्रिया से प्रोड्यूस होता है ना। तो ये भी एक तरह का, ये क्या करता है, ये शुगर को वहाँ पर डाइजेस्ट करेगा और स्टार्च को कन्वर्ट करा देगा आपके माल्टोज में। देखिए यही अमाइलेज जो है आपके सलाइवा में भी प्रेजेंट था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अमाइलेज का या अमाइलेज या फिर स्टार्च का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये आपके माउथ में और दूसरा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद में न्यूक्लियस की बात आती है। तो न्यूक्लियस जो है ये डाइजेस्ट कराता है आपके डीएनए और आरएनए को, और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइड में, है ना। फिर ये आपके लाइपेज की बात करें तो डाइजेस्ट करेगा आपके फैट को, जो कि एक तरह का डाइटरी फैट ट्राइग्लिसराइड है। और बाइल जूस जो है ना, या फिर बाइल सॉल्ट जो है, ये क्या करते हैं, ये इमल्सिफाई करते हैं फैट को, क्योंकि देखिए एकदम से फैट को डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले ज़रूरत होती है कि उसको इमल्सिफाई कर ले और उसके बाद में उसको ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाए। वैसे ही ये पेनक्रिया जो है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, जैसा मैंने आपको बता ही दिया, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यहाँ पे हो जाता है। इसी के बाद में अगर अब बात करें कि जैसे हमने अमाइलेज की बात यहाँ पे करी है, तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स ओवर देयर, है ना। तो ये कैसे यहाँ पे हो पाएगा, ये डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे कैसे कंप्लीट हो पाएगी, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो समझना है इज दिस थिंग, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये क्या है, these are the another kind of enzymes over here which will be produced by the pancreas, या हम बोल सकते हैं they will be the part of pancreas over there, या फिर pancreatic juice we can say. So after the secretion of these enzymes over there, trypsinogen जहाँ पे ओजन आ जाता है, it means they will be inactive enzymes, है ना। वो क्या है, ये inactive enzymes हैं, and these enzymes need to activate into the another form, then only they will be able to show some kind of important function in the process of digestion. तो ट्रिप्सिनोजन काम किस पे करेगा, it will be able to work on the protein, है ना, प्रोटीन के ऊपर ये काम कर पाएगा। और ये जो आपका काइमोट्रिप्सिनोजन है ना, ये जैसा अभी बताया था ना, जैसे हम लोग कई बार डोमिनो खेलते हैं, so these enzymes will be like they will be depend on one another for the activation of themselves, है ना। तो यहाँ पे एक्टिवेट ही हो पाएगा, एंड दिस इज एडोपेप्टिडेज टाइप ऑफ एंजाइम। क्या है, एडोपेप्टिडेज काइंड ऑफ एंजाइम विच विल बी एबल टू वर्क ऑन द लिपिड ओवर देयर। देखिए आगे कैसे काम कर पाता है, अगर लिपिड के डाइजेशन की आप बात करते हो, फैट के डाइजेशन की आप बात करते हो, तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक लाइपेज है, देन कोलेस्ट्रॉल एंटरेज है, एंड फॉस्फोलाइपेज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लिपिड का डाइजेशन यहाँ पर किस तरह से हो पाएगा, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो फैट की जो ग्लोब्यूल्स हैं वो वहाँ पर आपके बॉडी में जब वो प्रेजेंट है, आपके फूड में वो वहाँ पर आपको मिला है, तो वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका देखने को मिला। अब ना केवल ये कॉम्प्लेक्स होगा, इट विल बी बिगर इन साइज ऑल्सो। तो इसीलिए क्या होगा कि ज़रूरत है कि यहाँ से कोई एंजाइम जो है इट शुड कवर इट। तो यहाँ पर बाइल जो है ये इसको कवर करेगा, है ना। लिसिटीन जो है वो यहाँ पर आके इसको अपने आसपास इस पूरे लिपिड को
कवर कर लेता है। जब वो लिपिड को कवर करेगा, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दिस लिपिड। वो क्या करता है, वो सरफेस एरिया को डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को अब उसने क्या करा है, डिक्रीज करा है ना। तो अब किसी भी चीज़ को आप दबाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू स्क्वीज आउट, और जब ये स्क्वीज होगा, जब ये दबेगा, सो इट इज़ गोइंग टू ब्रेक इनटू सम सिंपल काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में दिस फैट या फिर लिपिड जो है मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे इमल्शन ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हैं। अब ये फिर से एक साथ ना मिल जाए, इसीलिए यहाँ पे जो ये बाइल सॉल्ट है वो उसको आसपास से कवर कर लेता है ना। दे विल ट्राई टू कवर इट। क्यों ज़रूरत है कवर करने की? कवर करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ये जो फैट या लिपिड ग्लोब्यूल्स यहाँ पर है, अगेन दे शुड नॉट कंपाइल टुगेदर एंड दे शुड नॉट मेक अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ओवर देयर। उसी को रोकने के लिए यहाँ पर उन्होंने बाइल सॉल्ट्स ने उसको सभी तरफ से कवर कर लिया है। देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय द लाइपेज इज गोइंग टू बी हैपन। अब देखिए यहाँ पर जो इमल्शन ड्रॉपलेट्स जो बन के तैयार है, नाउ दीज फ्री फैटी एसिड्स, है ना, जो अब देखिए ये कैसे थे, ये कॉम्प्लेक्स थे। अब जब ये टूटते हैं ना तो इसमें से बहुत सारे दूसरे भी बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बाद वाले में हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना, या फिर ये जो आपके लिपिड जो है, इनका स्पेसिफिक साइड से जब ये डिवाइड होते हैं, सो यू विल बी एबल टू सी, अगर वो एक अलग मॉलिक्यूल हो गया है तो वहाँ पे मोनोग्लिसराइड भी देखने को मिलेगा, है ना। वहाँ पे आपको फैटी एसिड देखने को मिल जाएंगे। सो उसके साथ में दीज बाइल सॉल्ट्स आर गोइंग टू बी शो सम काइंड ऑफ रिएक्शन ओवर देयर। ये बाइल सॉल्ट के साथ में ये जो फैटी एसिड है या फिर मोनोग्लिसराइड जो है, दे आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड ओवर देयर। ये मिशेल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, और ये जो मिशेल फॉर्मेशन है, बाइल सॉल्ट जो है वो वहीं पर रह जाता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी, दीज मिशेल्स आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब। मिशेल पूरा नहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जो फैट या ग्लोब्यूलिन्स वहाँ पर है, दे आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय द एपिथेलियल सेल लेयर ओवर देयर। एपिथेलियल लेयर जो है वो यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब उसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये जो प्रोटीन है ना, ये सब फिर से आपस में मिल पाएंगे। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर बाइल सॉल्ट है नहीं, जब बाइल सॉल्ट नहीं है तो अभी हाल बाइल सॉल्ट की ज़रूरत क्या थी कि वो रोक रहे थे उनको फिर से एक होने से। अब देखिए जब यहाँ पर बाइल सॉल्ट अंदर जा ही नहीं पाया, तो अगेन दे आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड अगेन दे विल फॉर्म ट्राइग्लिसराइड ओवर हियर। और जब ये ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, सो अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू बी फॉर्म ओवर हियर। तीन का स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू सी ओवर देयर, और एक पूरी लेयर, एक मेम्ब्रेन वहाँ पर डेवलप होती है, दैट विल बी नोन एज काइलोमाइक्रोन। व्हाट इट विल बी नोन एज? इट विल बी नोन एज काइलोमाइक्रोन। और यही काइलोमाइक्रोन जो है, इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लिपिड का डाइजेशन होगा। देखिए इसको हम लोग समझे कि उसके बाद में न्यूक्लियस का डाइजेशन यहाँ पे कैसे होता है, या फिर जो डीएनए और आरएनए जो है उसका डाइजेशन यहाँ पे कैसे होगा। तो ये हमको पता है कि डीएनएज और आरएनएज, these two enzymes will be required over there, और इन्हीं की मदद से the process of digestion of DNA and RNA will take place। तो ये जो DNA और RNA का डाइजेशन होता कैसा है, that we will have to understand over here। सबसे पहले डिग्रेडेशन के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन यू विल नीड, है ना। ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो है ये आपके स्टमक में अब यहाँ पर आया है। Now the first step which is going to be taken by the enzymes over there and the juice over there, what kind of juice? Gastric juice और pepsin जो है वो यहाँ पर काम करता है, and this is going to be responsible for the conversion of this nucleoprotein into nucleic acid। उसी से इन्होंने न्यूक्लिक एसिड निकाला है। तो देखिए दूसरी तरफ यहाँ पे प्रोटीन इसने अलग कर दिया है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन ये था, है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन ये था, तो प्रोटीन एक तरफ हो गया है, एंड नाउ वी आर हैविंग ऑन द अनदर साइड वी आर हैविंग न्यूक्लिक एसिड ओवर हियर।
तो न्यूक्लिक एसिड का अब यहाँ से डाइजेशन शुरू होगा। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन के लिए व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स विल बी रिक्वायर्ड, तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पे डीएनएज और आरएनएज की वी विल हैव अ काइंड ऑफ नीड नो, तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, जो क्या करेगा जिसके अंदर आरएनएज और डीएनएज प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, ये तो देखिए ये कन्वर्जन न्यूक्लियोप्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कन्वर्जन कहाँ पे हुआ है, ये स्टमक में पूरा हुआ है। नाउ द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर देयर। तो एंडोन्यूक्लियस का कन्वर्जन या एंडोन्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है योर न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म की तरफ हम लोग जा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए उसी में आप एज लगा दीजिए, दैट विल बी द एंजाइम, दैट विल बी द नेम ऑफ द एंजाइम विच विल बी एबल टू डिग्रेड इट। तो देखिए अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइडेज हमने यहाँ पे लगाया, तो न्यूक्लियोटाइडेज हमने नहीं लगाया, वो वहाँ पे आपके इंटेस्टाइन में है ना। कहाँ पर है, ये माइक्रोविलाई की सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। और ये न्यूक्लियोटाइडेज जो है इट विल बी एबल टू कन्वर्ट, या फिर हम बोले कि जब इसका न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन होगा तो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड आपको बनते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज दीज टू थिंग्स आर द यू कैन से, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि जब भी कोई दो तरह की चीज़, एक कोई चीज़ बनती है ना, बिल्डिंग बनी तो वो कैसे बनी, वो सीमेंट, कंक्रीट और भी बहुत सारी रेत और कई सारी चीज़ों को मिलाकर बनी है ना। अगर आप उसको तोड़ेंगे यू वोंट बी एबल टू गेट द ऑल द थिंग्स सेपरेटली, लेकिन यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स यू विल बी एबल टू गेट ऑल द थिंग्स सेपरेटली ओवर देयर, है ना। तो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर हमको अलग होता हुआ दिखाई दिया। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि हम जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज ने काम जो किया है आपके न्यूक्लियोसाइड को यहाँ पर डेवलप कर दिया है या फिर प्रोड्यूस कर दिया है। तो अब इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से वी विल बी एबल टू डाइजेस्ट अगेन, वी विल बी एबल टू डिग्रेड अगेन। और ये जो कन्वर्जन जो है ये बेस और राइबोज में आप कन्वर्ट होते हुए देख पाते हैं। सो दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओवर देयर।